हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। ओलंपियाड बेस कैंप में हम पढ़ने जा रहे हैं अब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। आपने इनऑर्गेनिक ठीक ठाक जान ली है और फिजिकल केमिस्ट्री भी आप लोगों ने जान ली है, मगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री जब हम पढ़ते हैं तो थोड़ा दिक्कत इसलिए आती है क्योंकि उसके लिए कुछ प्री रिक्विजिट होते हैं इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक के, इनऑर्गेनिक और फिजिकल के। तो आपने फिजिकल और इनऑर्गेनिक पढ़ ली है, तो अब हम शुरू कर सकते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। बिल्कुल बेसिक से शुरू करेंगे, जीरो से एकदम हीरो बनाने वाली कहानी है। तो बिल्कुल जीरो लेवल से शुरू करते हैं। कार्बन क्या है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्या है और क्या परिभाषा है इसकी और इसका इतिहास क्या रहा, यहां से शुरू करेंगे और बिल्कुल ऊपर तक लेके जाने की कोशिश करेंगे। मतलब ये एक ब्रिजिंग सेशन होने वाला है। अगले जो 4 सेशन होंगे वो ब्रिज करेगा आपको वहां के लिए कि जो नॉर्मल एक जेई के लिए या फिर ओलंपियाड के लिए जो कोचिंग होती है उसमें टीचर जो है ये मान के चलता है कि आपको ये बेसिक चीजें तो आनी ही चाहिए। तो वो जो बेसिक चीजें हैं वो गैप क्रिएट कर देती है बच्चों में और सब्जेक्ट में, और इस वजह से उसे पढ़ के और फिर अगर मैं मेन स्ट्रीम कोचिंग में जाता हूं तो मुझे ज़्यादा सहूलियत मिलेगी। इसीलिए ये बेस कैंप बनाया गया था। तो शुरू करते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बिल्कुल बेसिक्स से, है ना। तो मेरा नाम है आशुतोष गौतम। चालू कर देते हैं बेसिक्स से बातें। चालू हो जाओ भाई। हम देखो आज क्या क्या कवर करने वाले हैं, आज हम क्या क्या करेंगे कवर, वो बात कर लेते हैं। आज हम कवर करेंगे सबसे पहले तो हिस्ट्री, आखिर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कहाँ से आई, क्या हिस्ट्री है। फिर उसके बारे में जब हम जान जाएंगे तो हम जानेंगे कार्बन के बारे में कि भाई कार्बन जो है कौन से कंपाउंड्स को, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स को हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं, किसको इनऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। ये सारी बातें हम जानेंगे। फिर हम जानेंगे आगे टाइप्स ऑफ कार्बन, किस तरीके के टाइप्स ऑफ कार्बन होते हैं, हाइड्रोजन होते हैं, अल्कोहल होता है ना, हैलाइड्स होते हैं। ये सारी चीज़ें आज हम जानने वाले हैं। फिर समय मिलेगा तो हम कुछ और टॉपिक्स भी पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हिस्ट्री। बहुत ही इंटरेस्टिंग सी हिस्ट्री है इसकी। देखो बहुत सारे साइंटिस्ट पहले आए। सबसे पहले जो साइंटिस्ट थे वो हमारे थे, कौन थे, लेवोशियर। लेवोशियर ने जो है वो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक का क्लासिफिकेशन के बारे में बात की और उन्होंने क्या कहा जरा समझते हैं। उनके अकॉर्डिंग जो भी प्लांट्स और एनिमल्स से हमको मिल सकता है वो सब ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाया गया, और नॉन लिविंग थिंग्स से जो भी मिला उसे हमें इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स हमने कहा। ऑर्गेनिक से जो भी मिलेगा उसको क्या बोला, सॉरी, जो भी एनिमल्स और प्लांट से मिल रहा है उसे ऑर्गेनिक कहा गया, और जो नॉन लिविंग थिंग से मिला उसे हमने इनऑर्गेनिक। ये किसके अकॉर्डिंग था, लेवोशियर के अकॉर्डिंग। फिर उसके बाद एक थ्योरी आई, जे बर्जीलियस ने एक थ्योरी दी जिसको बोला गया वाइटल फोर्स थ्योरी। अब इस बात का खास ध्यान रखो कि जे बर्जीलियस उस समय के भीष्म पितामह थे, इन द सेंस कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में या केमिस्ट्री के बारे में अगर उन्होंने कुछ कहा है तो पूरी दुनिया को उन्हें मानना ही पड़ता था। मानना पड़ता था मतलब इतना रेस्पेक्ट था कि पूरी दुनिया उसे मान लेती थी कि भाई प्रभु ने ऐसा बोल दिया है, जे बर्जीलियस ने ऐसा बोल दिया है तो फिर ऐसा ही होता होगा। बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स के थ्रू उन्होंने जरूर ऐसा कंक्लूजन दिया होगा। तो उन्होंने क्या कहा कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कैन नॉट बी प्रिपेयर्ड आर्टिफिशियली इन लैब, इट कैन ओनली बी प्रिपेयर्ड अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ सम मिस्टीरियस वाइटल फोर्स। एक मिस्टीरियस वाइटल फोर्स है, ईश्वर प्रदत्त शक्तियां ही सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकती है। आम मानुष, मैं और तुम, मैं ऐसा दम नहीं कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को बना सकें। ऐसा कहा जे बर्जीलियस ने। जब ऐसा कहा तो पूरी दुनिया ने उसे मान लिया कि चलो ठीक है यार, जब ये बोल रहे हैं तो नहीं ही बना सकते होंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में। तो पूरी दुनिया ने प्रयास ही बंद कर दिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को लैब में बनाने के लिए इस स्टेटमेंट के बाद। इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को अगर लैब में बनाना था तो वो सिर्फ एक्सीडेंटली, इंसिडेंटली ही हो सकता था, क्योंकि दुनिया ने प्रयास करना छोड़ दिया था। इसी समय में, इसी टाइम फ्रेम में एक और साइंटिस्ट रहे, वोलर, जो कि अपनी लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे थे, दो केमिकल्स के बीच में रिएक्शंस करवा रहे थे, और वो था अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट। अमोनियम सल्फेट और पोटेशियम साइनेट के बीच में रिएक्शन करवा रहे थे, है ना। और उन्होंने इसको अपने एक बीकर में रखा
और बीकर में रख के और भूल गए और इनके नीचे लगा दी इन्होंने आग। बुनसन बर्नर लगाकर इस बीकर में रखकर इसे चले गए। अब जब आग लगाई, अरे ये कौन सी आग लग गई, ठीक है, तो जब बुनसन बर्नर लगाया और ये आग लगाकर जब ये चले गए, इनको लग गई लघु शंका। लघु शंका मतलब समझ गए, तो इनको बहुत जोर से लग गई लघु शंका। तो अब उस समय जाना था, आग भी इधर लगी हुई थी, इनका ठीक है थोड़ा सा गर्म हो जाएगा, थोड़ा सा और ज़्यादा गर्म हो जाएगा, चलते हैं अपन। तो ये गए लघु शंका के लिए, यूरिनेशन के लिए, और जब वापस आके देखते हैं तो एक इंटरेस्टिंग सी घटना होती है। और वो क्या है कि इससे वो बनवाना क्या चाहते थे, वो आयन एक्सचेंज करवा देना चाहते थे। पोटेशियम साइनेट है और अमोनियम सल्फेट है ना। तो हमारे पास यहाँ अगर मैं देखूँ तो टोटल यहाँ पर हमारे पास बनना क्या चाहिए था, यहाँ हमारे पास अमोनियम साइनेट की वो अपेक्षा कर रहे थे और K2SO4 प्रोडक्ट बन रहा था। बैलेंस नहीं किया है मैंने, ठीक है। अमोनियम साइनेट की उसको अपेक्षा थी कि यही बन जाएगा, लेकिन गजब की बात, जब वो यूरिनेशन से वापस आता है तो उसे अपनी ही लैब में यूरिन की स्मेल आना शुरू हो जाती है और उसे लगता है कि जरूर किसी ने शैतानी की है मेरे जाने के बाद, मैं उधर कुछ करके आया हूँ और इधर किसी ने कुछ कर दिया है लैब में ही। तो जब वो अपने बीकर को स्मेल करता है तो उसको यूरिन की स्मेल आने लग जाती है। बोलता है यूरिन की स्मेल यहाँ कैसे आई। उसने एक्सपेरिमेंट को रिपीट किया और उसने जानबूझकर इस बार थोड़ी देर ज़्यादा गर्म छोड़ दिया, जैसा कि इंसिडेंटली एक्सीडेंटली उस समय हो गया था जब वो चला गया था। तो थोड़ी देर बाद देखता है कि इसमें से फिर से यूरिन लाइक स्मेल आना शुरू हो जाती है। और फिर जब उसने नोटिफाई किया तो उसने पाया कि इसको एक्सेस हीट मिलते ही ये बदल जा रहा है, अपने आप को रीअरेंज कर दे रहा है, किसमें, अमोनिया में, सॉरी यूरिया में। यूरिया जो कि यूरिन में मिलता है। ऐसा मिलने के बाद अब तुम सोचो, जब ईश्वर कभी मना कर दे कि ये कार्य नहीं हो सकता, मतलब जे बर्जीलियस, और इंसान जो मतलब उनका शिष्य थे वोलर, उन्होंने इंसिडेंटली एक्सीडेंटली अपने ही ईश्वर को जो है गलत साबित कर दिया, तो खुशी का ठिकाना नहीं रहा। और ऐसा एक्सपेरिमेंट इन्होंने बार बार चेक करके फिर कंफर्म किया। और इसके पीछे, इस कहानी के पीछे जो श्रेय था वो किसको जाना चाहिए था, वो जाना चाहिए था लघु शंका को, यूरिनेशन को। अगर वो देर न होती तो ये भयानक शानदार डिस्कवरी न होती। अब आप ये सोचें कि इस डिस्कवरी का क्या महत्व है। इस डिस्कवरी का बहुत ही भयानक महत्व है। अगर हम आज तक ये मानते होते कि कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड लैब में नहीं बनाया जा सकता था, जो कि बना दिया गया, यूरिया ऑर्गेनिक कंपाउंड है ना, ये बना लिया गया। अगर आज तक हम यही मानते तो सोचो मेडिकल साइंस तरक्की ही नहीं कर पाती। शरीर में बनने वाली बहुत सारे ऐसे हार्मोन, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स हैं जो अब हम लैब में आसानी से बना सकते हैं, क्योंकि वो बैरियर हमने तोड़ दिया कि नहीं बना सकता। यस, बनाया जा सकता है, ये बना था सबसे पहला, ठीक है। और जैसे ही उन्हें पता लगा कि मैंने एक बहुत बड़ी डिस्कवरी कर ली है और इसके पीछे श्रेय जो जाता है वो इंसिडेंटली एक्सीडेंटली यूरिनेशन को जाता है, मतलब जो लघु शंका है उसको। तो उन्होंने अपने बहुत अच्छी सी बात कोट की अपने ही, जब उन्होंने जर्नल में ये बात पब्लिश की, अपनी जो रिसर्च थी वो पब्लिश की, तो उन्होंने कैसे अपनी बात को रखा देखें। वॉलर एक्सप्रेस्ड इन इज ऑफन कोटेड लेटर टू बर्जीलियस, बर्जीलियस को लेटर लिखा और कहा, बोला, आई कैन नो लॉन्गर होल्ड, so to speak, hold my chemical water and must tell you that I can make urea without needing a kidney. I can prepare urea without needing a kidney, whether of a man or dog. Ammonium salt of cyanic acid is urea. तो ये स्टेटमेंट उन्होंने दिया और बोला कि भाई मैं बना सकता हूँ यूरिया अब बिना किसी के किडनी के। जो आप कहते रहे कि सिर्फ अगर कोई चीज़ ऑर्गेनिक है तो वो सिर्फ ईश्वर प्रदत्त शक्तियाँ ही बना सकती है, मैंने बना दिया है। तो ये लेटर उन्होंने लिखा और ये इस बात को बताता है कि हमारी जो इंसिडेंटली और एक्सीडेंटली डिस्कवरीज हुई हैं वो आगे। अब इसके बाद दुनिया ने झड़ी लगा दी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बनाने की, और थैंक्स टू वॉलर के ऐसा हो पाया। अब मॉडर्न डेफिनेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या कहता है फिर, अब आजकल हम क्या मानते हैं। तो आजकल अगर मैं सबसे पहले बात करूं हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन किसको बोलेंगे,
पहले हाइड्रोकार्बन की देख लेते हैं। हाइड्रोकार्बन बोलेंगे कंपाउंड मेड अप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। कार्बन और हाइड्रोजन से मिलके जो बनेगा उसे हाइड्रोकार्बन बोलेंगे। एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि मीथेन हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि ईथेन हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि इथीन हाइड्रोकार्बन है, जैसे कि इथाइन हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोजन और कार्बन से जो मिलके बनेगा उसे हाइड्रोकार्बन। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन मॉडर्न क्या हो गई? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलेंगे? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बोलेंगे हाइड्रोकार्बन एंड इट्स डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। हाइड्रोकार्बन और उसके डेरिवेटिव्स को हम बोल देंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। अब डेरिवेटिव से क्या मतलब है, एक एग्जांपल लेके समझते हैं। जैसे कि मीथेन है, मीथेन की अगर मैं बात करूं तो मीथेन में हमारे पास 4 हाइड्रोजन है। तो अगर मैं हाइड्रोजन हटा दूं और इससे कुछ भी और जोड़ दूं तो वो हाइड्रोकार्बन का डेरिवेटिव हो जाएगा। जैसे मैंने हाइड्रोजन यहां से हटाया और मैंने क्लोरीन यहां जोड़ दिया तो ये बन जाएगा HCl, मतलब CH3Cl। तो ये हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव हो गया। अगर मैं यहां से एक H हटा दूं और OH ग्रुप एल्कोहल ग्रुप लगा दूं तो ये बन जाता है CH3OH, ये बन गया एल्कोहल। ये भी हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव है। ठीक है, तो ऐसे अगर मैं कोई भी चीज़ H हटा के लगा दूंगा, H हटा के कार्बन से, और उसमें कुछ लगा दूं तो वो कहलाता है हाइड्रोकार्बन डेरिवेटिव। तो अब ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की हमारे पास डेफिनेशन आ गई, हाइड्रोकार्बन एंड देयर डेरिवेटिव्स। इनको हमने क्या कहा है? ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने बोला है इसको। ठीक है, अब सवाल उठता है, क्या सभी कार्बन और हाइड्रोजन या सभी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स क्या ऑर्गेनिक है? नहीं। तो ऑल, स्टार लगा लेते हैं, ऑल कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स एक्सेप्ट दीज 7, ये जो 7 में लिखने जा रहा हूं, इनके अलावा कोई भी कार्बन कंटेनिंग है तो उसे हम ऑर्गेनिक मानेंगे। ऑल दो ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक के बीच में एक फाइन लाइन डिफरेंस है, बहुत ही पतली सी रेखा है जो कवर करती है कि भाई ये ऑर्गेनिक है और ये इनऑर्गेनिक है। मगर हम हमारे सिलेबस के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं तो ये सब जो अब मैं लिखने वाला हूँ इसमें कार्बन तो है मगर ये इनऑर्गेनिक कंसीडर किए जाते हैं कंपाउंड। कौन कौन से हैं जरा समझें। सल्फाइड्स ऑफ कार्बन, सल्फाइड्स ऑफ कार्बन, ठीक है। ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन, सल्फाइड्स ऑफ कार्बन मतलब जैसे कि CS2, ऑक्साइड्स ऑफ कार्बन जैसे कि CO और CO2। ठीक है, अभी अपन पिछली स्लाइड में पढ़ के आए हैं कि यहां अगर मैं देखूं तो ये जो कंपाउंड था वो ऑब्वियसली इनऑर्गेनिक था, ये भी क्या था? इनऑर्गेनिक था। तो कार्बन तो इसमें भी था मगर ये इनऑर्गेनिक कार्बन कंसीडर किया गया था। तो इसका नाम क्या था हमारे पास? पोटेशियम साइनेट था। इसका नाम क्या था? पोटेशियम साइनेट्स। तो साइनेट्स में जो कार्बन है, साइनेट्स में जो कार्बन है उसे ऑर्गेनिक कंसीडर नहीं किया गया। ठीक है, तो हम यहां बोलेंगे साइनेट्स। ठीक है, नेक्स्ट साइनाइड्स। तो साइनेट्स का कार्बन, साइनेट्स का कार्बन, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स का कार्बन इनऑर्गेनिक कंसीडर किया जाएगा। और उसके बाद कार्बोनेट्स
बाई कार्बोनेट्स और कार्बाइड्स। कार्बाइड्स का कार्बन है ना, बाई कार्बोनेट का कार्बन, कार्बोनेट्स का कार्बन, ये कहलाते हैं। ये सब हम इनऑर्गेनिक कार्बन में कंसीडर करते हैं। अब यहां से सवाल कैसे उठ सकता है? सवाल उठ सकता है कि आपको कुछ कंपाउंड दे दिए जाएं और पूछा जाए कि इनमें से कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, कौन इनऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो जो भी इनमें शामिल हो रहा होगा उसे हम क्या बोलेंगे? इनऑर्गेनिक। और अगर मान लो इसके अलावा कोई भी कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है तो उसे हम क्या बोल देंगे? ऑर्गेनिक, है ना। बात सोचने वाली क्या क्या है, जरा समझना इस बात को। जब मैं जैसे एग्जांपल यहां ले रहा हूं साइनेट्स का कार्बन, तो जब मैं यहां लिख रहा हूं KCNO, तो यहां जो कार्बन है अकेला है, एक ही कार्बन है और वो साइनेट का है, तो उसे इनऑर्गेनिक कंसीडर कर लिया अपन ने, है ना। समझ में आ गया? अब मान लो मैंने यहां कर दिया CH3CNO, या है ना। अब यहां पर जो हमारे पास कार्बन है ये तो इनऑर्गेनिक है, मगर ये वाला जो कार्बन है वो कैसा हो गया? ऑर्गेनिक हो गया। तो इस जगह हमें ध्यान देना है कि ये वाला जो कार्बन है वो कैसा है? ऑर्गेनिक कार्बन है। नेक्स्ट हमारे पास है जैसे कि साइनाइड। तो पोटेशियम साइनाइड में जो कार्बन है, साइनाइड्स का जो कार्बन है वो इनऑर्गेनिक है। लेकिन अगर मैंने इसे CH3CN कर दिया तो ये तो इनऑर्गेनिक है मगर ये ऑर्गेनिक हो गया ना। तो अगर एक भी कार्बन ऑर्गेनिक मिल जाए आपको तो उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड में शामिल करेंगे। जैसे अब सवाल आ गया हमारे पास कि इनमें से कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड है। तो हमारे पास ये 7 चीजें छोड़ दें तो हमारे पास जब भी कार्बन आएगा उसे ऑर्गेनिक मानेंगे। अब याद करने की इसकी तरीका आप चाहे तो एक ट्रिक याद कर सकते हैं, SO साइना साइनी, इसके बाद हम याद कर लेंगे ट्रिक छोटी सी है, बॉट 3 कार्स, बॉट 3 कार्स। देखो कौन कौन सी, अच्छा ये रह गया हमारे पास कार्बाइड्स, अभी एग्जांपल से देख लेंगे। तो साइना एंड साइनी बॉट 3 कार्स, तो सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स, साइनेट्स, साइनाइड्स, 3 कार्स। 3 कार कौन कौन सी? कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट्स एंड कार्बाइड्स। तो अगर मान लो किसी को याद नहीं रहता है तो एक ये घटिया सी ट्रिक है। घटिया ट्रिक इसलिए बोलता हूँ क्योंकि ट्रिक्स हमेशा घटिया ही होनी चाहिए, क्योंकि हमने जीवन में जितनी घटिया बातें देखी और सुनी है वो सब याद रहती है। लॉजिकल बातें जो होती है वो ब्रेन कहता है कि छोड़ो मैं भूल जाऊंगा, लेकिन जितनी भी इलॉजिकल और घटिया बातें हैं वो चीज़ें याद भी, देखी सुनी याद रहती है। तो साइना साइनी बॉट 3 कार्स, इस ट्रिक से हम इसे याद कर सकते हैं कि कौन सा इनऑर्गेनिक कार्बन है। अब अगर मैं यहां देखूं तो अब आपको 1 मिनट के लिए आप चाहे तो इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं, और नहीं तो बहुत जल्दी से अभी देख लें और मुझे बताएं कि इनमें से कौन कौन से कार्बन ऑर्गेनिक, मतलब कौन कौन से कंपाउंड ऑर्गेनिक हैं और कौन से इनऑर्गेनिक हैं। तो फटाफट से, ये स्क्रीन में है, चाहे तो अभी कर सकते हो तो जल्दी से इसे कर लो, मैं इंतज़ार कर रहा हूँ। जैसे साइनाइड है, साइनाइड का कार्बन इनऑर्गेनिक है, मगर साइनाइड अगर किसी और कार्बन के साथ आ रहा होगा तो फिर वो ऑर्गेनिक कंपाउंड कहलाएगा, है ना। जल्दी से फटाफट तुरंत सोच लो। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं। जैसे HCN साइनाइड है, साइनाइड का जो कार्बन है वो इनऑर्गेनिक कंसीडर किया जाएगा, और जब ये इनऑर्गेनिक कंसीडर किया जाएगा तो इसमें और कोई कार्बन है नहीं, तो ये इनऑर्गेनिक है। सोडियम साइनाइड, ये भी साइनाइड है, अकेला कार्बन है, इनऑर्गेनिक है। पोटेशियम साइनाइड, ये भी इनऑर्गेनिक है। इसका मतलब अगर मैं बात कर लूँ कि मेटल साइनाइड्स और आइसोसाइनाइड्स और हाइड्रोजन साइनाइड आइसोसाइनाइड जो है वो कैसे हैं? इनऑर्गेनिक कार्बन। अब यहाँ ये वाला कार्बन इनऑर्गेनिक है बट ये ऑर्गेनिक है, तो हम इसे ऑर्गेनिक मानेंगे, है ना। NH4CN, इसमें ये कार्बन साइनाइड है, ये इनऑर्गेनिक है। साइनेट्स इनऑर्गेनिक है, CO2 इनऑर्गेनिक है। अब ये सल्फाइड इनऑर्गेनिक है। अब ये देखो बहुत बढ़िया, ये देख के तुमको कंफ्यूजन हो सकता है, इसमें तुम्हें बेवकूफ़ बनाया जा सकता है। CO2 की स्ट्रक्चर तुम इनऑर्गेनिक में पढ़ के आते हो, ये होती है,
है ना। ये COS अगर ज़्यादा पढ़ लिया होगा तो तुम इसे सेंटर ऑफ सिमेट्री मान सकते हो, बिल्कुल गलत है, हम यहाँ सेंटर ऑफ सिमेट्री थोड़ी पढ़ रहे हैं। ये है सल्फाइड, COS मतलब ऑक्साइड और सल्फाइड का मिश्रण, क्योंकि ऑक्साइड और सल्फाइड दोनों इनऑर्गेनिक है, इसलिए ऑक्साइड और सल्फाइड का मिश्रण भी जो है वो कैसा होगा, मिक्सचर भी इनऑर्गेनिक ही कंसीडर किया जाएगा। ये हमारे पास, अब देखो नाम अच्छे से सुनते जाना, है ना। ये जो कंपाउंड है जिसको हम CH3MgBr है, इस कंपाउंड का नाम होता है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये कौन सा रिएजेंट होता है, ग्रिगनार्ड रिएजेंट है। ये खास रिएजेंट है हमारे लिए, क्योंकि इसमें मेटल के साथ कार्बन जुड़ा हुआ होता है। तो मेटल के साथ कार्बन CH3MgBr जुड़ा हुआ है, इसलिए इस कंपाउंड को हम खास नाम देते हैं ग्रिगनार्ड रिएजेंट। जब भी मेटल के साथ कार्बन जुड़ेगा वो खास हो जाएगा, हमारे लिए विशेष हो जाएगा। क्यों हो जाएगा वो हम आगे जानेंगे। लेकिन यहाँ अगर चार्ज बैलेंस तकनीक से हम ध्यान दें तो मैग्नीशियम पर +2 चार्ज होता है, तो ऑब्वियसली कार्बन और ब्रोमीन मिलाकर -2 होना चाहिए, तभी ये जिंदा रहेगा। तो ब्रोमीन पर -1 चार्ज है तो कार्बन पर होता है -1। तो यहाँ जो कार्बन है वो हमारे पास कार्ब एनायन की फॉर्म में है, इसलिए हमारे लिए कार्बन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। कार्बन पर नेगेटिव चार्ज लाना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात हो जाती है, क्योंकि यूजुअली कार्बन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जब भी वो किसी ऐसे एलिमेंट से जुड़ता है तो उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होती है, जैसे हेलोजन से जुड़े, जैसे ऑक्सीजन से जुड़े, जैसे नाइट्रोजन से जुड़े, तो ऐसा बहुत कम मिलेगा जब कार्बन पर नेगेटिव चार्ज आए। हमेशा पॉजिटिव चार्ज ही मिलेगा, क्योंकि उससे ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिविटी वाले ही उससे जुड़ते हैं यूजुअली। तो हमारे लिए महत्वपूर्ण हो जाता है। तो जब भी हम कार्बन पर नेगेटिव चार्ज लाना चाहते हैं तो हम इस ग्रिगनार्ड का सहारा लेते हैं, ठीक है। तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर ये कार्बन जो है वो ऑर्गेनिक है, क्योंकि वो किसी भी 7 नामों में है नहीं, न ये ऑक्साइड है, न सल्फाइड है, न साइनेट्स है, न साइनाइड्स है, न ये कार्बोनेट्स है, न बाइकार्बोनेट्स है, न कार्बाइड है। तो ये कुछ भी नहीं है, इसलिए इस कार्बन को ऑर्गेनिक कंसीडर करेंगे हम, ये ऑर्गेनिक हो गया। यहाँ पर भी ये अगेन ये मेटल के साथ जुड़ा हुआ है। मेटल के साथ जब भी कार्बन जुड़ेगा उस कंपाउंड को जनरली हम OMC बोलते हैं। OMC का मतलब होता है ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड। तो अब मैं तुमसे पूछूं कि ये ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड है क्या 11वां? तो आंसर है हाँ। क्या 10वां भी ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड है? हाँ। मगर 10वें ऑर्गेनिक मेटेलिक कंपाउंड का विशेष नाम है, उसका नाम है ग्रिगनार्ड रिएजेंट। तो आगे इस नाम को याद रखेंगे हम, ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ये भी अगर यहां देखें तो हमारे पास मेटल है कॉपर, कॉपर के साथ कार्बन जुड़ा है, तो क्या मैं इसे भी OMC में रख सकता हूं? बिल्कुल रख सकता हूं। ये भी ऑर्गेनो मतलब कार्बन, मेटेलिक मतलब मेटल के साथ, ऑर्गेनो मेटेलिक कंपाउंड है। इसका भी विशेष नाम है, इसका नाम है गिलमांस रिएजेंट। तो हमारे लिए 2 विशेष आगे याद रखने वाले, पूरी ऑर्गेनिक में बहुत काम आएंगे, गिलमांस और ग्रिगनार्ड। दोनों किसके सोर्स हैं ये भी याद रख लो। अब दोनों सोर्स हैं कार्बन आयन के, कार्बन पर नेगेटिव चार्ज है ना, इसलिए ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। कार्बन पर क्या है, नेगेटिव चार्ज, -2, 2 कार्बन है ना, और ये +1 और ये +1, तो चार्ज बैलेंस हो जाता है। तो गिलमांस बोलते हैं, इसमें भी कार्बन है, इसमें भी कार्बन है, तो ये भी ऑर्गेनिक, ये भी ऑर्गेनिक। अब यहां देखें तो ये हमारे पास कार्बोनेट है, कार्बोनेट में जो कार्बन है उसे इनऑर्गेनिक कंसीडर करते हैं। बाइकार्बोनेट में जो कार्बन है उसे इनऑर्गेनिक कंसीडर करते हैं, है ना। और साइनेट्स में जो कार्बन है उसे भी इनऑर्गेनिक, तो ये इनऑर्गेनिक है। किंतु कार्बन आ जाने से ये वाला जो कार्बन है वो ऑर्गेनिक है। तो ओवरऑल अगर एक भी कार्बन ऑर्गेनिक मिल जाए तो उसे हम ऑर्गेनिक कंपाउंड बोलते हैं। तो हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन सा हो गया, चौथा हो गया, फोर्थ के बाद 10th के बाद 11 के बाद 12 के बाद 15। तो ये सब हमारे पास ऑर्गेनिक कंपाउंड हो गए, कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड हो गए। तो अब हम ये सवाल तो क्लियर हो गया हमारे पास, ये दिमाग में एकदम क्लियर हो गया अपन को कि अगर ये सवाल आ जाए कि इसमें से कौन ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड है, और कार्बन दे रखा हो, तो हम पहचान सकते हैं कि कौन ऑर्गेनिक है और कौन इनऑर्गेनिक है। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं। अगला सवाल जो हमारे पास आएगा वो है हाउ टू ड्रॉ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का क्या तरीका है, जरा देखें। सबसे पहले समझें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हमें रिप्रेजेंट करना है तो हम ये समझें कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स कार्बन ही क्यों बना रहा जाता।
कार्बन इसलिए बना रहा है ज़्यादा क्योंकि हम बचपन में पढ़ के आ चुके हैं कि कार्बन में एक बहुत ही शानदार प्रॉपर्टी होती है। एक तो होती है कैटेनेशन, दूसरा टेट्रावेलेंसी, 4 बॉन्ड बना सकता है ना। और दूसरी बात, लंबे लंबे कार्बन चेन बना सकता है, इसलिए बहुत सारे हजारों लाखों कंपाउंड बनाता है कार्बन, है ना। इसलिए ऑर्गेनिक हम सब जो है वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ही हैं, हम ऑर्गेनिक प्रोडक्ट ही हैं, हमारे अंदर सब कुछ ऑर्गेनिक है, कार्बन बहुत ज़्यादा मात्रा में है हमारे अंदर। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को आखिर ऑन पेपर रिप्रेजेंट कैसे करें, तो जरा देखें कैसे। एक इंटरेस्टिंग घटना और है जो मैं बताता हूं तुमको। एक बुक में बहुत ही ब्यूटीफुल से लिखा हुआ कि अगर सोचो कार्बन की जगह सिलिका होता, जो कि टेट्रावेलेंट है और वो भी कैटेनेशन करता है मगर उतना नहीं करता जितना कार्बन करता है, क्योंकि कार्बन की छोटी साइज है। छोटी साइज है तो जब बॉन्ड बनाएगा तो बॉन्ड लाइन छोटी बनेगी, बॉन्ड लाइन छोटी बनेगी तो बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, इसलिए जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वो कैसे होंगे, स्ट्रांग होंगे, स्टेबल होंगे। सिलिका का बॉन्ड वीक बनेगा। तो इसलिए कार्बन जितना तो नहीं है एफिशिएंट, लेकिन अगर सोचो कि अगर कार्बन सिलिका से रिप्लेस हो चुकी होती हमारी दुनिया में तो क्या परिवर्तन आता, परिवर्तन बड़ा शानदार आता। और वो ये था कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते और निकालते क्या, अभी जो निकाल रहे हैं वो है CO2। अब कार्बन को रिप्लेस कर दो सिलिका से तो SiO2 निकालते हैं, और SiO2 होती है रेत। तो जरा सोचो कि हम ऑक्सीजन अंदर लेते और रेत बाहर निकालते, हर सांस के साथ यहाँ पर रेत गिरती तो पूरी दुनिया रेगिस्तान होती। ऐसा एक बुक में लिखा था, बुक का नाम है पॉलो ब्रूस। ठीक है, अब चलें समझते हैं कार्बन को रिप्रेजेंट कैसे करें। कार्बन को रिप्रेजेंट करने की निंजा टेक्निक क्या है जरा समझें। तो एक सबसे छोटा एग्जाम्पल हम यहाँ ले लेते हैं। कमेंट बॉक्स में मुझको बताना कि जो मैं बनाने जा रहा हूँ वो स्ट्रक्चर किसकी है। छोटे बच्चे हो इसलिए मैं ऐसे छोटे छोटे सवाल तुमसे पूछ रहा हूँ, जब बड़े हो जाओगे तो बड़े बड़े सवाल पूछूंगा। तो यहाँ अगर मैं देखूँ तो इसको बोलते हैं अपन ईथेन, और ये ईथेन का एक्सपेंडेड फॉर्म है, एक्सपेंडेड फॉर्म है, ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। और ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है ईथेन की, इसमें हमें सारे कार्बन दिख गए, कार्बन 2 हैं, 4 वैलेंसी एक कार्बन की होती है, सब सेटिस्फाइड है हाइड्रोजन के साथ, इसको कॉमनली ईथेन बोलते हैं। जब हम बड़े हो गए तो हमने कहा देखो यार इतना कौन लिखेगा यार, इतनी लंबी लंबी बड़े 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 कार्बन बनाना है, सबको ओपन करके रखते गए तो बहुत लंबा बन जाएगा। तो हमने कहा इसको थोड़ा छोटा लिखो। तो ठीक है छोटा लिखें, तो कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड ही मत बनाओ। ठीक है, बॉन्ड नहीं बनाते हैं, नहीं बनाया साहब, कार्बन कार्बन का बॉन्ड बनाया, हाइड्रोजन का बॉन्ड नहीं बनाया, सिर्फ हाइड्रोजन के नंबर लिख दिए। इस फॉर्म को बोला गया इसकी कंडेंस्ड फॉर्म। ये इसकी कंडेंस्ड फॉर्म हो गई। ठीक है, फिर हम थोड़े और बड़े हुए, हम थोड़े और आलसी हुए, हमने कहा इतना भी नहीं करेंगे भाई, थोड़ा और कम करो। तो हमने कहा ठीक है चलो अब सिर्फ एक लाइन से बताएंगे, ये लो हो गया समाप्त, इसी को इथेन बोलेंगे। अगर मैं इसको इथेन मान लूँ तो मुझे कुछ मान्यताएं माननी पड़ेगी, और वो आर्बिटरीली मेरे को चूज करना पड़ेगा कि एवरी कॉर्नर, तो यहां पर अगर मैं लिख दूं तो यहां पर मैं क्या मान रहा हूं, तो मैं मानूंगा एवरी कॉर्नर इज अ कार्बन। ठीक है, एवरी कॉर्नर इज अ कार्बन। ठीक है साहब, तो ये एक कार्बन है, ये भी एक कार्बन है, और एवरी लाइन इज अ बॉन्ड। हर एक लाइन एक बॉन्ड है। ठीक है, ये भी हो गया। इसके साथ साथ कुछ तीसरा और चौथा पॉइंट और लिख रहा हूं जो मैं अगले एग्जाम्पल से समझाऊंगा, और वो ये है कि एवरी एज एंड intersection point is also a carbon. intersection point is also a carbon. तो अगर मैं समराइज करूं तो एवरी कॉर्नर, एवरी एज एंड एवरी इंटरसेक्शन पॉइंट इज अ कार्बन। चौथा, अगर सिंगल लाइन ड्रॉ हो रही है तो दैट रिप्रेजेंट्स अ सिंगल बॉन्ड। ठीक है, अगर 2 पैरेलल लाइन है आपके तो दिस रिप्रेजेंट डबल बॉन्ड, और अगर 3 पैरेलल लाइंस हैं तो दैट रिप्रेजेंट्स ट्रिपल बॉन्ड।
अब ये जो पॉइंट नंबर 3 है और पॉइंट नंबर 4 है और पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 1 है, इन सब को मिला के एक एग्जाम्पल हम डिस्कस कर लेते हैं अगली स्लाइड में, ताकि एकदम एब्सोल्यूट क्लियर हो जाए। तो हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, देखिए जरा एग्जाम्पल को। एग्जाम्पल में हमने ले लिया एग्जाम्पल 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 एग्जाम्पल। ये एक स्ट्रक्चर हमने मान ली और ये बॉन्ड लाइन नोटेशन हो गया। इसका क्या हो गया? ये बॉन्ड लाइन नोटेशन। पिछली स्लाइड में मैंने बता दिया होगा तुमको कि इसको बोलते हैं, और नहीं बताया तो मैं बता देता हूँ, इसको बोलते हैं बॉन्ड लाइन नोटेशन। तो क्योंकि अब हम बड़े हो चुके हैं इसलिए हम बॉन्ड लाइन नोटेशन से ही समझते हैं, और बॉन्ड लाइन नोटेशन का क्या मतलब होता है ये मैं बता चुका हूँ। तो अगर मैं इस कंपाउंड को अगर मैं ओपन करके बनाना चाहूं तो कैसे होगा जरा देखें। इस कंपाउंड को बनाया तो हमने कहा एवरी कॉर्नर इज अ कार्बन, तो दैट मीन्स दिस इज अ कार्बन, दिस इज ऑल्सो अ कार्बन, दिस इज ऑल्सो अ कार्बन। एवरी इंटरसेक्शन पॉइंट इज अ कार्बन, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ कार्बन। एवरी एज इज अ कार्बन, दैट मीन्स दिस इज ऑल्सो अ कार्बन, एंड दिस इज अ कॉर्नर, दिस इज ऑल्सो अ कार्बन। तो यहां पर हमारे पास 4 और 2 6 कार्बन हमारे पास है। तो जरा इसको बना लेते हैं। तो यहां हमारे पास कार्बन मिला, कार्बन मिला, कार्बन मिला, कार्बन मिला, कार्बन मिला, कार्बन मिला, डबल बॉन्ड मिला। और अब यहां हमने अपनी बॉन्ड लाइन नोटेशन की सारी बातें पूरी कर ली। लास्ट पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है वो ये है कि ये बनाने के बाद हमें हाइड्रोजन भी दिखाने पड़ेंगे, जो कि बॉन्ड लाइन नोटेशन में हमने नहीं दिखाए हैं। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में हमने हाइड्रोजन ही हटा दिया है। तो हाइड्रोजन हटा दिया है, तो अब क्या करें कि अब रिमेनिंग वैलेंसीज आर कंसीडर्ड सेटिस्फाइड बाय हाइड्रोजन। तो कार्बन की एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 3 और लगा दो। एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 3 लगा दो। एक वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 3 और लगा दो, क्योंकि 4 टेट्रावैलेंट होता है। यहाँ 3 कार्बन की वैलेंसी दिख रही है तो 1 हाइड्रोजन से पूरी कर दो, 2 दिख रही है कार्बन से तो 2 पूरी कर दो। ठीक है। तो बॉन्ड लाइन नोटेशन में हम ये सारे रूल लगाने के बाद जब हमारे पास स्ट्रक्चर बन जाएगी तो फिर उसके बाद मान लिया जाता है कि कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड हमें नहीं दिखाना है ना। तो फाइनली दिस इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन नोटेशन। और हम अब आगे पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में बॉन्ड लाइन नोटेशन से ही ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करेंगे। क्या मेरी बात समझ में आ गई है? तो अब मैं एक एग्जाम्पल देता हूं और उसको तुम्हें उसकी एक्सपेंडेड या कंडेंस्ड फॉर्म में लिखना है। ठीक है। ये एक अच्छा सवाल हो जाता है ना, जहां पे पैरेलल लाइंस खत्म होंगी ना वहीं पर कार्बन्स होंगे, ये ध्यान देना। तो जरा इस बात को समझना और जल्दी से फटाफट से इसकी कौन सी फॉर्म तुमको बना देनी है, इसको तुम्हें बना देना है इसकी कंडेंस्ड फॉर्म में। तो जरा फटाफट से तैयार हो जाओ, तुरंत प्रभाव से तुम्हारा समय शुरू होता है अब। ठीक है। ठीक है, तो हम डिस्कस कर लेते हैं, आओ। तो यहां अगर मैं देखूं तो हमारे पास कार्बन कैसे कैसे बनेगा जरा देखो। 1 2 3 4 5 6 आपने बना लिया होगा। फिर उसके बाद डबल बॉन्ड बनाया होगा, ऐसा ऐसा ऐसा। फिर उसके बाद ये कार्बन क्या होगा। अब यहाँ जरा देखें, ये समझ में आना चाहिए आपको कि यहाँ पर एक कार्बन यहाँ पर है, एक कार्बन, देखो कार्बन कहाँ कहाँ है जरा देख लेते हैं। ये कार्बन है और जहाँ ये पैरेलल लाइन एंड होती है ना वहां पर एक कार्बन कंसीडर किया जाता है। तो एक कार्बन यहाँ है, ये भूल जाते हैं हम, ये भूल जाते हैं हम, ये भूल ही जाते हैं। इसलिए ध्यान देना, जब पैरेलल लाइन एंड होगी वहां पर एक कार्बन कंसीडर किया जाएगा। अभी एक और एग्जांपल लेंगे जिससे और समझ में आ जाएगा। यहां पर एक कार्बन होगा, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन, ये कार्बन। तो ये ध्यान देना कि नंबर ऑफ कार्बन जो है वो 8 होने चाहिए, कहीं 7 तो नहीं बना दिया तुमने। ठीक है। तो ये हमारे पास कार्बन है
और मैं थोड़ा टेढ़ा बना देता हूँ इसको ताकि तुमको समझ में आ जाए। अच्छा ये कार्बन हो गया और ये ट्रिपल बॉन्ड और ये कार्बन हो गया। तो हमारे पास ये हो गया। अब हमें हाइड्रोजन लगाने हैं। वैलेंसीज देखकर हाइड्रोजन लगा दो। 3 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 1 लगा दो। चारों सेटिस्फाइड है, मत लगाओ। चारों सेटिस्फाइड है, मत लगाओ। 3 सेटिस्फाइड है बाय कार्बन, 1 लगा दो। 3 सेटिस्फाइड है, 1 लगा दो। 1 लगा दो, 1 लगा दो, 1 लगा दो। तो ये हमारे पास हो गया इसका बॉन्ड लाइन नोटेशन का कंडेंस्ड फॉर्म। क्या मेरी बात समझ में आ गई? एक बार और एक क्वेश्चन और प्रैक्टिस करके देख लेते हैं कि हमको समझ में आया कि नहीं आया। एग्जाम्पल, जैसे कि ये। तो अब तुम्हारा समय शुरू होता है। अब फटाफट से इसका कंडेंस्ड फॉर्म बना दो, जल्दी से। ठीक है, सीख गए। अब जरा देखें, एक बार इसको चेक कर लेते हैं कि हमको आया कि नहीं आया। तो कार्बन कितने हैं जरा देखो, 1 2 3 4 5 6 7। 7 कार्बन तुम्हारे बन रहे हैं कि नहीं बन रहे, पहले चेक कर लो। ऐसे ही बना देते हैं, चलो। कार्बन 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 डबल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड O। चलो हो गया, हमने हाइड्रोजन नहीं बनाया, बाकी सब बना दिया। ये बन गया हमारे पास, तुमने भी बना लिया होगा। अब हाइड्रोजन लगा दो जहां वैलेंसी सेटिस्फाइड करनी है। इस कार्बन की 1 वैलेंसी सेटिस्फाइड है, 3 लगा दो। यहाँ पर 3 है, 1 लगा दो। यहाँ 3 हो गई है, 1 लगा दो। यहाँ पर 2 हो चुकी है, 2 लगा दो। यहाँ पर ऑलरेडी 4 सेटिस्फाइड है तो अब लगाने की ज़रूरत नहीं, यहाँ भी ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर हमारे पास 3 सेटिस्फाइड है तो 1 लगा दो। इस तरीके से हमने कंडेंस फॉर्म का निर्माण कर लिया। अब जरा देखो, जब आप बॉन्ड लाइन नोटेशन सीख जाओगे तो आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सवाल आएंगे। जैसे यही कंपाउंड बना के पूछ लिया जाएगा कि बताइए इसमें कितने हाइड्रोजन है। दूसरा सवाल तुमसे ये पूछ लिया जाएगा इसमें कि कौन सा फंक्शनल ग्रुप है, जब हम आगे सीखेंगे कि फंक्शनल ग्रुप क्या होता है। ठीक है, आपसे पूछा जा सकता है कि इसमें कितने सिंगल बॉन्ड है, कितने डबल बॉन्ड है, कितने ट्रिपल बॉन्ड है ना। ये सारे सवाल पूछे जा सकते हैं इसके बेसिस पर। तो इसी के बेसिस पर एक सवाल उठता है और वो है टाइप ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो आपको बॉन्ड लाइन नोटेशन दे दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, 3 डिग्री कार्बन कितने हैं। बॉन्ड लाइन नोटेशन पर ये सवाल बनता है। तो अब हमारा अगला सवाल यही है, डिग्री ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन, जिसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन के बेसिस पर हमें कार्बन की डिग्रीज पहचाननी होगी। अब क्या है कार्बन की डिग्री, वो देखते हैं जरा। तो अगला टॉपिक हमारे पास आ जाता है टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन। आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। टाइप्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन जरा देखें। तो पहले हम कार्बन के बारे में बात कर रहे हैं। तो कार्बन कौन सा कार्बन है हमारे पास, तो ये हमने ले लिया प्राइमरी कार्बन। प्राइमरी कार्बन या फिर इसको रिप्रेजेंट करेंगे 1 डिग्री कार्बन, है ना। प्राइमरी कार्बन या 1 डिग्री कार्बन किसको बोलेंगे, कार्बन। सिर्फ पहले की ही डेफिनेशन लिख रहा हूं, अ कार्बन विच इज अटैच्ड विद वन डिफरेंट कार्बन। ऐसा कार्बन जो दूसरे डिफरेंट कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे बोलेंगे 1 डिग्री। सिर्फ एक से जुड़ा हुआ होना चाहिए, ओनली विद 1। ठीक है, अब बाकी सबकी डेफिनेशन हमको लिखनी नहीं है, मगर फिर भी मैं ले लेता हूं यहां पर। दूसरा होता है सेकेंडरी कार्बन। सेकेंडरी कार्बन का मतलब क्या है, या फिर उसको बोलते हैं 2 डिग्री कार्बन। अभी एग्जाम्पल से सब समझ में आ जाएगा। 2 डिग्री कार्बन किसको बोलते हैं, सारी डेफिनेशन वैसी ही चलेगी, पूरी डेफिनेशन वैसी ही चलेगी। अ कार्बन विच इज अटैच्ड विद
सिर्फ यहां आ जाएगा टू डिफरेंट कार्बन। ऐसा कार्बन जो दो डिफरेंट कार्बन से जुड़ा हुआ हो उसे बोलेंगे सेकेंडरी कार्बन। अब एक एक का एग्जाम्पल लेंगे हम, मगर अभी डेफिनेशन पे मेरा साथ दो। तो अगर मैं तुमसे ये पूछूं कि टर्शियरी कार्बन कौन सा होता है, तो टर्शियरी कार्बन या 3 डिग्री कार्बन किसको बोलेंगे? तो टर्शियरी या 3 डिग्री कार्बन किसको बोलेंगे? तो इसकी डेफिनेशन भी सेम ही चलेगी। मेरे साथ बोलो, अ कार्बन विच इज अटैच्ड विद, 2 की जगह क्या आ जाएगा? 3। और मैं जोर दे रहा हूं देखो डिफरेंट वर्ड पर, इसलिए मैं लिख रहा हूं बार बार, जबकि डिफरेंट तो यहां भी था तो लिखने की जरूरत नहीं थी, मगर मैं लिख रहा हूं 3 डिफरेंट कार्बन, उसको क्या बोलेंगे? 3 डिग्री कार्बन। अच्छा ठीक है, तो फिर अगर मान लो तुमसे पूछा जाए व्हाट इज क्वाटरनरी कार्बन, तो क्वाटरनरी कार्बन जो है वही डेफिनेशन हो गई हमारे पास, एकदम सेम। अ कार्बन विच इज अटैच्ड विद 4 डिफरेंट कार्बन। तो यहां वर्ड डिफरेंट जरूरी है ना? क्यों जरूरी है अभी अपन जानेंगे। तो एग्जाम्पल लेके देखते हैं वो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी और क्वाटरनरी कार्बन्स का। फिर सवाल उठता है एक और हाइड्रोजन का। तो हाइड्रोजन के लिए मैं यही खत्म कर देता हूं, बड़ा आसान। 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ कार्बन 1 डिग्री हाइड्रोजन, 2 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 2 डिग्री हाइड्रोजन, 3 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 3 डिग्री हाइड्रोजन, क्वाटरनरी कार्बन से जुड़ा हुआ हाइड्रोजन 4 डिग्री हाइड्रोजन नहीं होता है। क्योंकि अगर कार्बन क्वाटरनरी है इसका मतलब वो 4 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा है, तो वैलेंसी तो उसकी खत्म हो गई, सेटिस्फाइड हो गई। तो 4 डिग्री हाइड्रोजन नाम की कोई चिड़िया नहीं होती। हाइड्रोजन सिर्फ 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री हो सकते हैं। कार्बन कैन बी 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एंड क्वाटरनरी। एग्जाम्पल लेकर सब समझ लेते हैं। जैसे एग्जाम्पल हमने ले लिया, बॉन्ड लाइन नोटेशन अब हमको सीख गए हैं। जैसे कि मान लो हमारे पास ये है, अब इसमें अगर मैं देखूं तो ये वाला जो कार्बन है वो एक कार्बन से जुड़ा हुआ है, तो इसे 1 डिग्री कार्बन कहेंगे, इसको 1 डिग्री कार्बन कहेंगे। ये 2 डिफरेंट कार्बन से जुड़ा है तो इसे 2 डिग्री कार्बन कहेंगे, इसको भी 2 डिग्री कार्बन कहेंगे, इस तरीके से। तो अब इसमें ही मान लो सवाल पूछ लिया जाए कि इसमें 1 डिग्री कार्बन कितना है, तो 1 डिग्री कार्बन आप इसमें कहोगे 2 है। इसमें पूछ लिया जाए 2 डिग्री कार्बन कितने हैं, बताओ जल्दी बताओ, तो 2 है। अब कमेंट बॉक्स में जल्दी से लिखना और मुझे बताना कि मैं क्या पूछने वाला हूं, कि मुझे बताओ इसमें 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। अभी मैंने डेफिनेशन भी बताई थी, जिसने ध्यान से सुना होगा वो लिख देगा 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं। 1 डिग्री हाइड्रोजन 1 डिग्री हाइड्रोजन कौन होता है? जो 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हो। तो 1 डिग्री कार्बन से कितने जुड़े हैं? यहां पर कितना होगा? एक कार्बन यहां पर है, कार्बन एक से सेटिस्फाइड है, मतलब 3 हाइड्रोजन होंगे। यहां पर भी कितने हाइड्रोजन होंगे? 3। नहीं आता तो इसको ओपन कर लो, CH3 CH2 CH2 CH3, तो ये इसकी कंडेंस्ड फॉर्म हो गई। अब हाइड्रोजन देख लो, 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हुए? 3 तो यहाँ हो गए, 3 यहाँ हो गए, तो 6 हो गए। भाई यहाँ गिन लो, तो 2 यहाँ हो गए 2 डिग्री के, 2 यहाँ हो गए, तो यहाँ कितने हो गए? 4 हो गए। तो इस तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं 1 डिग्री और 2 डिग्री के बीच में। अब महत्व समझते हैं डिफरेंट वर्ड का, है ना? डिफरेंट वर्ड का महत्व क्या है? जैसे मान लो तुमसे पूछ लिया जाए कि इसमें 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री कार्बन कितने हैं, क्या है, पता करो। कार्बन्स कितने हैं और हाइड्रोजन कौन कौन से हैं, तो जरा समझें। अब यहाँ गलती ना करना, ये कार्बन एक कार्बन से जुड़ा है तो 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये भी 1 डिग्री है, ये 4 से जुड़ा है तो क्वाटरनरी है। अब यहाँ गलती ना करना कि ये एक ये रहा और एक ये रहा और एक ये रहा, तो 3 बार कार्बन से जुड़ा है, तो 3 डिग्री मत कह देना इसको। इसीलिए मैंने वर्ड डिफरेंट डाला है, कितने डिफरेंट कार्बन से जुड़ा हुआ है। तो यहां अगर मैं देखूं तो 1 और 2 दो ही डिफरेंट है, तीसरा तो सिमिलर हो गया, ये दोनों तो सेम से ही जुड़े हैं ना, इसलिए डिफरेंट देखने हैं। तो यहाँ 2 ही डिफरेंट है, तो इस कार्बन को हम क्या बोलेंगे? 2 डिग्री, नॉट 3 डिग्री। ये मेरी बात तुमको समझ में आ जानी चाहिए ना। अगर मैं इसकी बात करूं तो इसको 2 डिग्री मत बोल देना, ये 1 डिग्री है, एक ही है कार्बन, दूसरा तो सेम ही कार्बन से जुड़ा हुआ है, डिफरेंट नहीं है। तो डिफरेंट हमको ढूंढना है ना। तो जब भी हम ढूंढेंगे तो क्या ढूंढेंगे? डिफरेंट ढूंढेंगे। क्या मेरी बात तुमको चमक गई, है ना? तो हमें डिफरेंट देखना है। एग्जाम्पल्स और लेते हैं। अब मैं तुम्हें दे रहा हूं करने को, जरा सोचना।
इस कहानी में ट्विस्ट भी है। चलो, अब हर कार्बन को मार्क कर दो कि उसकी डिग्री क्या है। डिग्री ऑफ कार्बन हमको पता करने हैं, सिर्फ हाइड्रोजन के बारे में हम बात नहीं कर रहे हैं। हम आपको ये बताना है कि कार्बन जो जितने हैं उनकी डिग्रीज क्या क्या है। चलो, तुम्हारा समय शुरू होता है अब, फटाफट से, तुरंत प्रभाव से, जल्दी जल्दी। कार्बन को पकड़ो, उसके आजू बाजू में देखो कितने कार्बन से जुड़ा है, उसकी डिग्री वही हो जाएगी। और एक हिंट दे देता हूं कि कार्बन की डिग्री सिर्फ कार्बन से ही निकाली जाएगी। अगर कोई कार्बन नाइट्रोजन से जुड़ा हुआ है तो उसको डिग्री में कंसीडर नहीं किया जाएगा। एक कार्बन तीन कार्बन और एक नाइट्रोजन से जुड़ा है तो 3 कार्बन से जुड़ा है ना, तो 3 डिग्री कहलाएगा। एक कार्बन से जुड़ा है और 3 नाइट्रोजन से जुड़ा है, तो सिर्फ कार्बन को ही देखेंगे तो 1 डिग्री ही कहलाएगा, चाहे वो नाइट्रोजन से भी 3 बार जुड़ा हुआ हो, मगर उसे डिग्री में कंसीडर नहीं करते। तो कोई भी हेटेरो एटम हो तो उसे डिग्री में कंसीडर नहीं करेंगे। आओ अब इसे सॉल्व करते हैं। तो ये देखें, सबसे पहले इसको क्या बोलेंगे, 1 डिग्री। इस कार्बन पर आ जाओ, कितने डिफरेंट कार्बन है, 1 2 3, तो 3 डिग्री। इसमें तो 1 और 2, और ये मत काउंट करना, अब ये काउंट नहीं होगा क्योंकि नाइट्रोजन है, कार्बन ही ढूंढने हैं। ये गलती हो जाती है हमसे, तो ये 2 डिग्री है। यहां अगर मैं देखूं तो हमारे पास ये क्या होगा, 2 डिग्री, और ये हमारे पास कैसा हो जाएगा, 1 डिग्री हो जाएगा। ठीक है। अब यहां अगर मैं देखूं तो यहां हमारे पास क्या है, ये नाइट्रोजन से जुड़ा है तो इसे कंसीडर मत करना। इससे जुड़ा है और इससे जुड़ा है तो ये 2 डिग्री है। ये क्या है, 2 डिग्री है। ये क्या है, 2 डिग्री है। ये क्या है, 2 डिग्री है। ये भी क्या है, 2 डिग्री है। ये वाला कौन सा है, 3 डिग्री है ना। तो खास ये वाला भी देख लो, ये कैसा है, 2 डिग्री। हम गलती कहाँ पर करते हैं, हम यहाँ गलती करते हैं, इस जगह हम गलती करते हैं, इस जगह इसको 3 डिग्री बोल देते हैं, इसको भी 3 डिग्री बोल देते हैं। तो ये वाली गलती हमको नहीं करनी है। ठीक है, आगे समझ में। ठीक है, अब अगला सवाल। अब इसमें फटाफट से डिग्री मार्क कर दो। इसमें कुछ नया दिख रहा होगा तुमको, कॉमन सेंस लगाओ, अपनी बुद्धि और विवेक का परिचय दो और बताओ कि कौन कौन सा कार्बन 1 डिग्री है, कौन 2 डिग्री, कौन 3 डिग्री। मैं तुम्हें हिंट दे सकता हूं, और हिंट ये है कि 0 डिग्री कार्बन कुछ होता नहीं, और किसी को 0 बोलना अच्छा थोड़ी लगता है। तो अगर तुम्हें लग रहा है कि कोई 0 डिग्री कार्बन है यार, उसको 0 मत बोलो। 0 थोड़ी बोलते हैं। कोई हमारे देश में अगर कोई मोटा होता है तो हम मोटा नहीं बोलते हैं, संस्कार है हमारे, हम उनसे कहते हैं तू हेल्दी हो गया है पहले से, ताकि उसको बुरा भी ना लगे और हम कह भी दें कि तू मोटा है। तो अगर कोई 0 डिग्री है तो उसे हम 0 डिग्री नहीं कहेंगे, उसको हम कहेंगे कि तू सुपर 1 डिग्री है, जा जी ले अपनी जिंदगी। 1 डिग्री भी नहीं बोलेंगे, उसको बोलेंगे सुपर 1 डिग्री, ताकि कहने और सुनने वाले दोनों को समझ में आ जाए कि 0 है, मगर उसे बुरा भी नहीं लगे, क्योंकि हमने तो तेरे को 1 डिग्री भी नहीं कहा, उससे भी ऊंचा कहा है, सुपर 1 डिग्री। मोटे को हमने मोटा नहीं कहा, हमने कहा तू हेल्दी हो गया है और अच्छा फील कर। समझ रहे हो। तो जल्दी से बताओ, अगर कोई 0 डिग्री लग रहा है तो उसे हम बोलेंगे सुपर 1 डिग्री। और सुपर 1 डिग्री कार्बन को जब भी काउंट करने को आएगा उसे प्राइमरी कार्बन में ही कंसीडर किया जाता है। ठीक है, आओ डिस्कसिया लेते हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये 1 डिग्री है, ये हमारा, ओए ओए ओए,
ये हमारा 3 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 2 डिग्री हो जाएगा, ये हमारा 1 डिग्री कार्बन हो जाएगा। इसके बारे में जरा सावधानी बरतना। 1 2 3 ना, 4 नहीं है भाई, ये तो ऑक्सीजन है, सिर्फ कार्बन ही ढूंढने हमको तो 3 डिग्री है ये। इसके बारे में भी खास बरतना। एक तो इससे जुड़ा है इस कार्बन से, ये कार्बन नहीं है भाई, तो इसे कंसीडर मत करना, तो ये 1 डिग्री ही है, ये भी 1 डिग्री है। मगर लड़ाई और चुनौती इसकी है कि ये भाई साहब कौन है और ये वाले भाई साहब कौन है। ये तो ये दोनों कौन है, ये समझना है हमको। तो जरा देखें, इस कार्बन से पूछो तुम कितने कार्बन से जुड़े हुए हो, तो कहेगा 0 से। तो क्या मैं तुम्हें 0 डिग्री कार्बन बोलूं? नहीं, 0 बोलने से अच्छा नहीं लगता है, तो क्या बोले तुम्हें? तो हम इसे कहेंगे, इसको कहेंगे जा जी ले अपनी जिंदगी, तुझे 0 नहीं बोल रहे हम, तुझे हम बोलेंगे सुपर 1 डिग्री। क्या बोलेंगे? सुपर 1 डिग्री। ये भी सुपर 1 डिग्री। तो जब आप 1 डिग्री, कोई पूछे तुमसे कि इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, समझ रहे हो? अगर कोई तुमसे ये पूछे कि इसमें 1 डिग्री कार्बन कितने हैं, तो 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो सुपर 1 डिग्री को 1 डिग्री में ही काउंट किया जाता है। क्या ये मेरी बात तुमको चमक गई? तो कितने हो गए हमारे पास? 1 2 3 4 5 6 1 डिग्री कार्बन हो गए। तो इस तरीके से डिग्री ऑफ कार्बन के सवाल पूछे जाते हैं। अब कार्बन की डिग्री तो हो गई, हाइड्रोजन की हमेशा याद रखना कि जो डिग्री कार्बन की होगी वही डिग्री हाइड्रोजन की होगी, और नंबर पूछे जाएंगे। जैसे तुमसे ये पूछा जाए कि इसमें कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, यही सवाल पूछ लिया जाए। तो 1 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं, जरा गिनो तो फटाफट, और कमेंट बॉक्स में बता दो फटाफट, इससे पहले कि मैं लिख दूं। तुम्हारा समय शुरू होता है अब। 1 2 3 4 5 9 10 हो गया। चलो, तो अब कितने हैं 1 डिग्री काउंट कर लेते हैं। तो 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 3 यहाँ है, 2 यहाँ है, 3 यहाँ है, और 3 यहाँ है। समझ रहे हो? समझ रहे हो? समझ रहे हो? 3 3 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17। तो हमारे पास यहाँ पर टोटल मिला के हो गए 17 1 डिग्री। तो इस तरीके से तुम्हारे पास 1 डिग्री हाइड्रोजन पूछा जाएगा तो ऐसे बता दो कि 2 डिग्री पूछा जाएगा तो 2 डिग्री गिन लेना, गिन लो इसमें 2 डिग्री कितने, ये रहा, ये 2 डिग्री से जुड़ा हुआ, तो इस पे 1 है, तो यहाँ 1 हो गया, और कोई 2 डिग्री है ही नहीं, तो हमारे पास 1 ही है। 3 डिग्री कितने? 3 डिग्री हमारे पास है तो सही, मगर उस पर हाइड्रोजन कहाँ है? ये 3 डिग्री है, इस पर हाइड्रोजन कहाँ है? हाइड्रोजन है ये नहीं, क्योंकि ऑल 4 वैलेंसीज आर सेटिस्फाइड आइदर बाय हेट्रोएटम, और हेट्रोएटम मतलब कार्बन के अलावा कोई और एटम से जुड़ा हुआ हो तो उसे हेट्रोएटम बोलते हैं। जैसे कि ऑक्सीजन से जुड़ जाए, नाइट्रोजन से जुड़ जाए, सल्फर से जुड़ जाए, तो उसे हेट्रोएटम से जुड़ना बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि मान लो यहाँ हमारे पास ये हेट्रोएटम है, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो इस तरीके से कार्बन और हाइड्रोजन की डिग्री पर सवाल पूछे जाते हैं। एक सवाल और कर लेते हैं ताकि हमको चमक जाए पूरी कहानी। ठीक है, तो ये एक सवाल हो गया हमारे पास, और इसमें तुमको ये बताना है कि कितने 1 डिग्री कार्बन है और कितने 1 डिग्री हाइड्रोजन है, और कितने 3 डिग्री कार्बन है और कितने 3 डिग्री हाइड्रोजन है। फटाफट से कमेंट बॉक्स में पहले नंबर इसका लिखना, फिर इसका लिखना, फिर इसका लिखना, फिर इसका लिखना। तो कमेंट बॉक्स में जल्दी से बता दो इसको, जल्दी से। ठीक है, चलो अब हम आगे चलते हैं, इसको समझ लेते हैं।
तो 1 डिग्री कार्बन कौन कौन से हैं जरा देखें। क्या ये 1 डिग्री है मेरे दोस्तों? हाँ ये 1 डिग्री है। क्या ये वाला बाजू वाला 1 डिग्री है? ये भी 1 डिग्री है। तो ये रहा 1 डिग्री, ये भी 1 डिग्री। ये वाला कैसा है? तो ये नाइट्रोजन से जुड़ा है, इसको तो हटाओ। तो ये 2 कार्बन से जुड़ा है, तो ये 2 डिग्री है। ये 3 डिग्री है। ये वाला 1 डिग्री है भाई, ऑक्सीजन को गिनेंगे नहीं। ये भी 1 डिग्री है, डिग्री सिर्फ कार्बन की होती है। और ये वाला भी हमारे पास 1 डिग्री है। तो हमें 1 डिग्री मिल गया। 1 डिग्री कार्बन कितने हो गए बोलो? 1 2 3 4, 4 हो गए। हाइड्रोजन कितने हो गए? 3 3 6। हाइड्रोजन इसके पास होगा 1 3 3 6 और 1 7 और 3 10। इसके पास भी है ना। तो 3 3 6 3 9 9 और 1 10। 3 डिग्री कार्बन कितने? 3 डिग्री कार्बन कहाँ है? 3 डिग्री कार्बन ये 2 डिग्री है। हाँ 2 डिग्री है भाई, क्योंकि एक नाइट्रोजन है। ये 3 डिग्री है क्या? हाँ ये 3 डिग्री है। इसमें 3 डिग्री कार्बन कितने हैं? 1। ठीक है। 1 डिग्री कितने मिले हमको? 3 3 9 10 है ना, ढंग से बनाओ। और 3 डिग्री हाइड्रोजन कितने हैं भाई? 3 डिग्री कार्बन पर जुड़ा हुआ हाइड्रोजन ही तो 3 डिग्री होता है, मगर ये तो टेट्रावेलेंट कार्बन है। और टेट्रावेलेंट तो कार्बन होता ही है, और चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो रही है कार्बन से, तो हाइड्रोजन है ही नहीं। तो 3 डिग्री में जरूरी नहीं है कि हाइड्रोजन हो, अगर वो डबली बॉन्डेड है तो नहीं होगा, है ना। तो यहाँ हाइड्रोजन कितने हो गए हमारे पास? 0। तो इस तरीके से हमारे पास सवाल पूछे जा सकते हैं, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री हमारे पास ये सवाल बन सकते हैं। इसी डिग्री के बेसिस पर 2-3 और क्लासिफिकेशंस हैं जिनके बारे में हम जान लेते हैं, जरा समझें। टाइप्स ऑफ एल्कोहल भी हम 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री बोल सकते हैं, मगर ये जो क्लासिफिकेशन है ना वो इनडायरेक्ट क्लासिफिकेशन है। इनडायरेक्ट कैसे इनडायरेक्ट है? जैसे 1 डिग्री और प्राइमरी कार्बन होता था ना, तो हम कार्बन से कितने कार्बन जुड़े हुए हैं ये काउंट करते थे। ये हमारे पास एल्कोहल है। एल्कोहल का मतलब होता है OH ग्रुप। एल्कोहल का मतलब होता है OH। OH ग्रुप को हम बोलते हैं एल्कोहल। तो प्राइमरी एल्कोहल उसको बोलेंगे जो OH ग्रुप एक कार्बन से जुड़ा हो। नहीं, ऐसा नहीं। हम यहाँ इनडायरेक्ट इसलिए बोल रहे हैं, यहाँ देखना पड़ेगा एग्जाम्पल, जैसे कि हमारे पास ये OH हो गया, तो हमें OH की डिग्री नहीं देखनी है, हमें इनडायरेक्टली OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है उसकी डिग्री देखनी है। तो ये कार्बन कैसा है? 1 डिग्री। अगर 1 डिग्री कार्बन से OH जुड़ा हुआ हो तो उसे 1 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। 2 डिग्री से जुड़ा हुआ हो तो 2 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। 3 डिग्री से जुड़ा हुआ हो तो 3 डिग्री एल्कोहल बोलते हैं। 4 डिग्री से जुड़ा हुआ हो तो जुड़ता ही नहीं है, तो 4 डिग्री से एल्कोहल नाम की कोई चिड़िया नहीं होती। तो ये इनडायरेक्ट डिग्री क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि एल्कोहल की डिग्री नहीं है, ये OH की डिग्री नहीं है। OH जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री देख रहे हैं, और उसकी बेसिस पर अपन क्लासिफिकेशन कर देते हैं, है ना। अब एक खूबसूरत बात यहाँ बताऊंगा, जैसे 2 डिग्री और सेकेंडरी एल्कोहल के बारे में बात करें तो 2 डिग्री या सेकेंडरी एल्कोहल किसको बोलेंगे? 2 डिग्री या फिर सेकेंडरी एल्कोहल बोलेंगे जब OH जिस कार्बन से जुड़ा हुआ हो वो 2 डिग्री हो, जैसे कि ये, तो इसको बोलेंगे अपन 2 डिग्री एल्कोहल। तो यहाँ डिग्री OH की नहीं है, फिर से बोल रहा हूं, उससे जुड़े हुए कार्बन की है, इसलिए इसको इनडायरेक्ट क्लासिफिकेशन बोलते हैं। 3 डिग्री या टर्शरी एल्कोहल, 3 डिग्री या टर्शरी एल्कोहल, एग्जाम्पल के तौर पर ये हो गया हमारे पास 3 डिग्री, ठीक है। ये टर्शरी अल्कोहल हो गया। क्वाटरनरी अल्कोहल हो ही नहीं सकता, क्योंकि अगर OH जिस कार्बन से जुड़ा है वो 4 कार्बन से फर्दर जुड़ा हुआ हो, तो 4 कार्बन से पहले जुड़ गया तो OH से क्या करने जुड़ेगा, तो इसलिए वो तो पॉसिबल नहीं है। अब इंपॉर्टेंट बात यह है, व्हेन यू काउंट, जैसे मान लो ये कौन सा अल्कोहल है 1 डिग्री, ये 2 डिग्री और ये 3 डिग्री, मान लो एक ही कंपाउंड में है, और सवाल आ जाए कि पता करो कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप हैं या कितने डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स उस कंपाउंड में हैं, तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल को सिमिलर का फंक्शनल ग्रुप कंसिडर किया जाता है। तो 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री एल्कोहल्स, आगे ध्यान रखना इस बात को, आर कंसिडर्ड सिमिलर फंक्शनल ग्रुप। टाइप्स हैं, इनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं, है ना, एल्कोहल की, चाहे 1 डिग्री हो, चाहे 2 डिग्री हो, चाहे 3 डिग्री एल्कोहल हो,
उनकी केमिकल प्रॉपर्टी सेम होती हैं, इसलिए उनको सिमिलर कंसिडर किया जाता है। इसी बेसिस पर, डिग्री के बेसिस पर हैलाइड भी को भी 3 टाइप्स दिए गए हैं। ये भी हमारे पास कैसे हो सकता है 1 डिग्री, ये भी हमारे पास हो सकते हैं 2 डिग्री, और ये भी हमारे पास हो सकते हैं कैसे 3 डिग्री। तो ये अगेन 1 डिग्री हो सकता है, 2 डिग्री हो सकता है और 3 डिग्री हो सकता है। एग्जाम्पल के तौर पर हैलाइड्स जैसे कि C2H5 हैलाइड ले लूँ। हैलाइड का मतलब X, और X का मतलब यहाँ क्या होता है, फ्लोरीन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, ब्रोमीन हो सकता है, आयोडीन हो सकता है। तो ये क्या, जिस कार्बन से जुड़ा है वो डिग्री 1 है। दूसरा हम ले लें 2 डिग्री, तो हमारे पास ये हो सकता है, जैसे कि यहाँ Cl ले लूँ तो ये 2 डिग्री हैलाइड है। और ये 3 डिग्री लेना है तो मुझे यहाँ पर हमारे पास आ गया Cl, तो हमारे पास इसको क्या बोलेंगे 3 डिग्री हैलाइड है। इस तरीके से हमें ये एक और क्लासिफिकेशन हमारे पास हो जाता है। क्या मेरी बात तो आपको समझ में आ गई? ठीक है। अब क्वेश्चन कैसे आएगा जरा समझें इस बात को। क्वेश्चन आ जाए, जैसे कि मान लो हमारे पास क्वेश्चन आ जाए कि फाइंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ एल्कोहल। या मार्क करो इसमें, है ना, फाइंड की जगह आपको करवाना है मार्क। एक सब्जेक्टिव सवाल बना दिया अपन ने। है ना, तो अब जैसे ये हो गया हमारे पास, ये OH हो गया, तो इसको क्या बोलेंगे अपन 1 डिग्री अल्कोहल, इसको क्या बोलेंगे 2 डिग्री अल्कोहल। और जैसे मान लो ये लगा दे और ये हमारे पास OH आ जाए, तो इसको क्या बोलेंगे अपन 3 डिग्री अल्कोहल बोलेंगे इसको। तो इस तरीके से 1 डिग्री 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहल का क्लासिफिकेशन हम कर सकते हैं। अब यहाँ पर हमने क्या क्या सीखा उसको एक बार समराइज करने की कोशिश करते हैं। हमने जो सीखा था आज के लेक्चर में वो क्या क्या था, वो था हमारे पास कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स किसको बोलेंगे, है ना। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स वो थे जो कार्बन हाइड्रोजन से बने हैं, उन्हें हाइड्रोकार्बन कहा, और हाइड्रोकार्बन या उनके डेरिवेटिव्स को ऑर्गेनिक कंपाउंड कहा। हर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड, दूसरी बात हमने बोली थी, हर कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड्स जो है वो ऑर्गेनिक नहीं होते हैं। सो साइना साइनी बॉट 3 कार्स, कुछ ट्रिक मैंने बताई थी, सल्फाइड्स, ऑक्साइड्स, साइनेट्स, साइनाइड्स, आइसोसाइनाइड्स, है ना, और कार्बोनेट्स, बाइकार्बोनेट और मेटल कार्बाइड। हाँ, मेटल कार्बाइड मतलब क्या होता है अगर तुम्हें नहीं पता, मेटल कार्बाइड जैसे कि कैल्शियम कार्बाइड, जिसमें मेटल हो और कार्बन हो, सिर्फ मेटल और कार्बन, मेटल और कार्बन हो, ठीक है, ये ऐसा मेटल कार्बाइड इसको बोलते हैं। तो इन सब को छोड़ दें तो हमारे पास सब ऑर्गेनिक कंसिडर किए जाते हैं। उसमें हमने कुछ स्पेशल कंपाउंड के नाम पढ़े थे, ग्रिग्नार्ड, गिलमांस, जिनको हमने ऑर्गेनिक ऑर्गेनोमेटेलिक कंपाउंड्स का नाम दिया था। फिर उसके बाद हमने ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को रिप्रेजेंट करने का तरीका सीखा, उसमें बॉन्ड लाइन नोटेशन सबसे इंपॉर्टेंट थी, ठीक है। एवरी लाइन रिप्रेजेंट अ बॉन्ड, एवरी एज, एवरी कॉर्नर एंड एवरी इंटरसेक्शन पॉइंट रिप्रेजेंट अ कार्बन, एवरी लाइन रिप्रेजेंट अ बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, हमने डिफरेंट टाइप्स पढ़े। और एक्सपेंडेड फॉर्म्स को हमने कंडेंस्ड फॉर्म में कंसिडर करते हुए फिर बॉन्ड लाइन में कन्वर्ट किया। उसके बाद हमने सीखा कि डिग्री ऑफ कार्बन क्या होता है, डिग्री ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है। उसके बाद हमने ये सीखा कि उसी के बेसिस पर डिग्री ऑफ एल्कोहल और हेलोजेंस भी हमने सीखे। तो हेलोजेंस और एल्कोहल ऑन द बेसिस ऑफ डिग्री दे आर नॉट कंसीडर्ड एज डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती है। मगर कुछ फंक्शनल ग्रुप आएंगे आगे, जैसे कि अमाइड्स, है ना, जैसे कि अमाइंस, जो हम आगे पढ़ेंगे, जिनकी भी डिग्री होगी मगर उनकी डिग्री के बेसिस पर उन्हें डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप कंसीडर किया जाता है, क्योंकि उनकी केमिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती है। एल्कोहल और क्लोरीन में ऐसा, हैलाइड्स में ऐसा नहीं होता, क्योंकि ये इनडायरेक्ट डिग्रीज हैं। यहाँ पर हेलोजन की डिग्री नहीं है, वो जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री है। यहाँ हेलोजन की डिग्री नहीं है, वो जिस कार्बन से जुड़ा है उसकी डिग्री है। जबकि अगर डायरेक्ट डिग्रीज होंगी तो केमिकल प्रॉपर्टीज में भी अंतर आएगा, जो कि हम आगे
पढ़ेंगे अगले लेक्चर में। तो हम अगले लेक्चर में क्या क्या पढ़ने वाले हैं जरा एक बार सुन लें, अगर तुम कहीं से पढ़ के आ सकते हो तो उसे पढ़ना। और वो है सिग्मा और पाई बॉन्ड किसको बोलते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड में सिग्मा बॉन्ड का कैलकुलेशन, सिग्मा, और फिर हाइब्रिडाइजेशन इन दी ऑर्गेनिक कंपाउंड, होमोलोगस सीरीज क्या होती है ये हम जानेंगे अगली क्लास में। तो और हाइड्रोकार्बन रेडिकल क्या होता है ये हम जानेंगे अगली क्लास में। तो ये सब हम पढ़ने वाले हैं अगली क्लास में, और ये बेसिक्स आपको क्लियर होनी चाहिए। दिस इज इट, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू। ऐसे पढ़ते रहें, यहाँ से पढ़ के फिर जो है वो मेन क्लासेस में जाएंगे और वहाँ अच्छे से पढ़ेंगे और बढ़िया से ओलंपियाड क्वालिफाई करेंगे। ओलंपियाड अब नेसेसिटी हो चुकी है, क्योंकि अच्छी रैंक वाले बच्चे हमेशा ओलंपियाड क्वालिफाई ही नज़र आ रहे हैं आजकल, इसलिए अब ओलंपियाड करना ज़रूरत भी बन चुका है। तो पढ़ते रहें अच्छा, और डाउट भी पूछते रहें। दिस इज इट, मिलते हैं। जो आखिरी सेशन होगा, फोर्थ सेशन, वो हमारा ऑब्वियसली क्वेश्चन वाला सेशन होगा। तो मैं बहुत सारे क्वेश्चन लेके आऊँगा, तुम बहुत सारे लोग आना, फिर अपन डिस्कस करेंगे अच्छे अच्छे क्वेश्चन। दिस इज इट, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए स्वस्थ रहें, मस्त रहें, आनंदित रहें, बाय बाय, टेक केयर, सी यू।